गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का द अप्रोच आईएएस की इस ऑप्शनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग देख रहे थे पानीपत का तीर्थी युद्ध। ठीक है, देखिएगा। तो सबसे पहले मैं कल समझा दिया था पानीपत का तीर्थी युद्ध जो है, देखिए ये भी चर्चा में इसलिए भी रहा, जब देखिएगा पिछले वर्षों तो अमित शाह ने, जब ये फिल्म आई थी एक पानीपत, एक मूवी भी आई थी, संजय दत्त की थी और अर्जुन कपूर की थी मूवी। तो उस मूवी में जब आप देखोगे तो गौर करना, अमित शाह ने कहा कि इसी युद्ध के पश्चात भारत में जो विदेशी शक्ति है उसको प्रवेश मिला, इस युद्ध के पश्चात उन्होंने कहा था। तो अगर मान लिया जाए कोई घटनाएं हैं, चूंकि आपके सिलेबस में पानीपत का दिया भी हुआ है, तो ऐसी कोई भी घटना है जो चर्चा में होती है तो आप ये भी देख लो कि कोई अगर स्टेटमेंट देता है तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। लिखिएगा, तो पहले कुछ लिखवा देता हूं। पहले लिखिए पानीपत का तृतीय युद्ध, फिर मैं आगे देखते हैं इसको। ठीक, लिखे इसको। सबसे पहले इसका, इस युद्ध का प्रभाव लिखिए। महत्व भी हो सकता है देखो, महत्व प्रभाव निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। महत्व जब भी होगा पॉजिटिव होगा। प्रभाव लिखो। हाँ, ब्रिटिश के लिए महत्व क्या था इस युद्ध का? सौरभ गुड मॉर्निंग, दीपक अनंत लिखेगा। पानीपत का तीसरा युद्ध लिखिए। पानीपत का पहला पॉइंट महत्व में लिखिए, पहला प्रभाव में। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों की दृष्टि से, मराठों की दृष्टि से, देखिए जीएस में भी काम आएगा। जीएस का जिसका ऑप्शनल होगा, यस उसका तो है ही, और जो जीएस होगा समान अध्ययन, वहां भी मेंस में आता है। मराठों की दृष्टि से नेतृत्व, नेतृत्व कमा संसाधन, कूटनीति, रणनीति, तकनीक, आदि के साथ साथ, आदि के साथ साथ उनकी महत्वाकांक्षा की भी पराजय थी। आदि के साथ साथ उनकी महत्वाकांक्षा की भी पराजय थी। महत्वाकांक्षा की भी पराजय थी। सच तो यह है कि 1761 के पश्चात, उसमें लिखेगा, सच तो यह है कि 1761 के पश्चात पानीपत, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेगा, पश्चात पानीपत शब्द, पानीपत शब्द एक शानदार पराजय को प्रदर्शित करने के लिए, एक शानदार पराजय को प्रदर्शित करने के लिए, एक शानदार पराजय को प्रदर्शित करने के लिए स्थानीय रूप से प्रयोग किया जाता रहा है। स्थानीय रूप से प्रयोग किया गया भी लिख सकते हैं, या किया जाने लगा, किया गया या किया जाने लगा। जैसे ही पानीपत आता है तो पानीपत का मतलब होता है कि भारतीय जो स्थानीय है। देखो पानीपत पहला भी हुआ 1526 में,
मुगल जीत गए, दूसरा भी हुआ। लेकिन जब तीसरा जब हुआ तो ऐसा लगा कि पानीपत का जैसे ही आता है दृश्य शब्द तो आपके जेहन में बैठ जाता है वो मराठों की पराजय। तो एक मतलब प्रतीक, कई बार क्या होता है, वो शब्द प्रतीक बन जाता है इतिहास के दृष्टि से और आपके व्यक्तिगत जीवन में भी। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, वस्तुतः यह युद्ध मराठों हेतु, वस्तुतः यह युद्ध सॉरी मराठों के लिए एक व्यापक विपत्ति के समान था, एक व्यापक विपत्ति के समान था। जिसमें न केवल उन्होंने अपने प्रमुख सरदारों और सेना नायकों को खो दिया, जिसमें उन्होंने न केवल अपने प्रमुख सरदारों और सेना नायकों को खो दिया अपितु उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा को भी गहरा आघात लगा, बल्कि उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा को भी राजनीतिक प्रतिष्ठा को भी गहरा आघात लगा। एक और पॉइंट लिखेगा, मराठों की इस पराजय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान किया। बंगाल और दक्षिण भारत में, हसनैन गुड मॉर्निंग बेटा, अच्छा हूं मैं। बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान किया। इस युद्ध ने यह तय नहीं किया कि भारत में अब कौन शासन करेगा। हाँ, तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, इस युद्ध ने यह तय नहीं किया कि भारत में कौन शासन करेगा। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा पॉइंट, अपितु कौन नहीं करेगा, अपितु कौन नहीं करेगा। इसे थोड़ा विस्तार दे दीजिए। पानीपत के युद्ध के पूर्व, उसी में लिखिएगा, उसी में लिखिए, पानीपत के युद्ध के पूर्व ऐसा माना जाता था कि मुगलों का यदि कोई विकल्प बन सकता है, मुगलों का यदि कोई विकल्प बन सकता है तो वह मराठा शक्ति है। तो वह मराठा शक्ति है, कॉमा, लेकिन इस पराजय ने मराठों के स्वप्न को ये मराठों के स्वप्न का अंत कर दिया, ऐसे करिएगा। परंतु इस पराजय ने मराठों के स्वप्न का अंत कर दिया।
या विराम लगा दिया, ये भी ऑब्लिक करके लिख सकते हैं, बहुत अच्छा शब्द है। मराठों के स्वप्न पर विराम लगा दिया कि भैया नहीं देखो, अब मत, अब नहीं देखना है स्वप्न। जैसे आपके पास अटेम्प्ट होते हैं तो आप स्वप्न देखते हो, कभी ना कभी तो आईएएस बनेंगे ही, ख्वाब भी देखते हो खुली आंखों से। लेकिन जिसका अटेम्प्ट नहीं है तो उसके जीवन में एक चीज तो है कि अब स्वप्न खत्म, आईएएस तो नहीं बन सकते, अब पीसीएस की सोचो। तो अब तक ये माना जाता था कि भैया वही एक है, सपना देख सकते हो। सच बताए, मराठों के जो महत्वाकांक्षा था, जो स्वप्न था, वो सब का विराम लगा दिया इस युद्ध ने। एक और पॉइंट लिखेगा, या उसमें एक लाइन जोड़ देना, और एक लाइन अगर हो संभव है तो जोड़ दो। इस प्रकार इस युद्ध ने भारत में, यह बहुत अच्छा पॉइंट लिख लेना, इस प्रकार इस युद्ध ने भारत में सत्ता का समीकरण परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार इस युद्ध ने भारत में सत्ता के समीकरण को परिवर्तित कर दिया। सत्ता समीकरण समझ रहे हैं ना? देखो शब्द ही मेन है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछिए मुझसे, तो आप उस शब्द को कागज पे क्या करो, 2 दिन 3 दिन, क्या कौन सा आलोक मतलब होता क्या है? जैसे आपने कहा कुछ शब्द समझ में नहीं आता है, जैसे आलोक होता है, तो ये के संदर्भ में होता है। आप देखना, जैसे ये पानीपत के आलोक में जब देखा जाए तो, अर्थात पानीपत के संदर्भ में, पानीपत के बारे में ऐसे होता है, के संदर्भ में, उसके बारे में, है ना, उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे। तो आप शब्द लिखो और मुझसे पूछो। एक पॉइंट लिखेगा, मराठों की इस हार ने मुगलों की सैन्य कमजोरियों को भी उजागर कर दिया, मुगलों की सैन्य कमजोरियों को भी उजागर कर दिया। साथ ही यह भी एक संदेश गया कि, साथ ही यह भी एक संदेश गया कि मुगल अब, साथ ही यह भी संदेश गया कि मुगल अब अत्यंत कमजोर एवं दुर्बल हो गए हैं। मुगल अब अत्यंत कमजोर एवं दुर्बल हो गए हैं, अत्यंत कमजोर एवं दुर्बल हो गए हैं, जिसने मुगल राजनीति में, जिसने मुगल राजनीति में अशांति एवं अराजकता के वातावरण को प्रोत्साहित किया, अशांति एवं अराजकता के वातावरण को प्रोत्साहित किया। उधर एक पॉइंट और इसमें जोड़ लीजिए, उसी में एक लाइन, उधर पूर्ण विराम के बाद, उधर 1 वर्ष तक मराठा, सॉरी 1 दशक लिखिए, सॉरी 1 दशक, उधर 1 दशक तक मराठा, मतलब 10 वर्षों तक, उधर 1 दशक तक मराठा, 1 दशक तक मराठा उत्तर भारत, उत्तर भारत की राजनीतिक परिदृश्य से अदृश्य हो गए, उत्तर भारत की राजनीतिक परिदृश्य से अदृश्य हो गए, राजनीतिक परिदृश्य से अदृश्य हो गए। एक और पॉइंट लिखेगा, लास्ट पॉइंट, अब्दाली के इस आक्रमण ने, अब्दाली के इस आक्रमण ने
अप्रत्यक्ष रूप से सिखों को अप्रत्यक्ष रूप से सिखों को भारतीय राजनीति में उभरने में, यह भारतीय राजनीति में उत्कर्ष में सहयोग किया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब आपने प्रभाव लिखा इसका तृतीय युद्ध का। देखिए, इसको खूनी मकर संक्रांति भी कहा जाता है, खूनी मकर संक्रांति। और इसके बारे में जितिन चारा ने बहुत काम किया है, जैसे ग्रांट डफ, यदुनाथ सरकार, रानाडे हालांकि राष्ट्रवादी सोच से लिखे थे, और एक बड़ा अच्छा नाम है सेजवलकर, इन्होंने बहुत अच्छी लिखा। आपकी जो फिल्म आई थी पानीपत, वो इसी के आधार पर, इसके जो वर्णन है उस वर्णन के आधार पे ज्यादा था, सेजवलकर ने जो लिखा। तो ये इन लोगों ने बताया अपने अपने तरीके से। तो 14 जनवरी को खूनी रविवार था। अब सुनना ध्यान से, ये सॉरी खूनी मकर संक्रांति, 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है ना। और उसी 14 जनवरी की बात बता रहा हूं मैं। इन लोगों ने अगर सम्मिलित रूप से देखा जाए, मैंने कल समझा दिया, लेकिन मैं फिर एक दूसरा पक्ष बताऊंगा अभी, कि पानीपत का निगेटिव बहुत हुआ, लेकिन मराठा इतने कमजोर नहीं हुए थे जितना कहा जाता है। तो उसका दूसरा पक्ष भी मैं लिखवा दूंगा। लेकिन उस लिखवाने से पहले मैं बताऊं कि इतनी बुरी स्थिति हो गई थी कि सैनिकों को खाने के लिए अन्न नहीं था। आसपास के गांवों से मांगा गया। तो जो सैनिक थे वो बोले कि ऐसे ही मर रहे हैं और ऐसे हम मराठों के लिए मरेंगे, मराठा शान के लिए मरेंगे, मराठा प्रतिष्ठा के लिए मरेंगे। तो सदाशिवराव भावुक आदमी था, अनुभव नहीं था, लेकिन सदाशिवराव भाव ने कहा, जो सेनापति था, बाकी सरदारों ने कहा कोई बात नहीं, जिसके पास साधन नहीं है वो बैठ भी सकते हैं, भाई भूखा प्यासा कैसे करेगा। लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती बोला कि नहीं, मैं जाऊंगा, मरूंगा, मैं लड़ूंगा। तो पानीपत का जो युद्ध मतलब हुआ, एक मतलब विडंबना है पलासी के युद्ध की तरह, कि जहां पलासी का युद्ध जब हुआ 1757 में, तो दुर्भाग्य है हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, कि जहां से औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई वो युद्ध नहीं था बल्कि षड्यंत्र था। और जहां से ब्रिटिश को एक अवसर मिला भारत में पैर जमाने का, वो एक ऐसे युद्ध के द्वारा मिला जो वास्तव में पहले ही निश्चित हो गया था कि वहां पे अब्दाली जो है, अहमद शाह दुर्रानी जो है, वो जीत जाएगा। हालांकि उसकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हम पानीपत में हारे अपनी रणनीतियों की वजह से, पानीपत में हारे एक गलत नेतृत्व की वजह से, सच्चाई यही है। तो ये जो है, आप इन लोगों का वर्णन है, क्योंकि हमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल आएंगे। तो इतना मैं बता दूं कि पानीपत के युद्ध के पहले ही जो परिस्थितियां थी, जो वातावरण है, उसमें निश्चित हो गया था कि ये नहीं जीतेगा। जैसे आप एग्जाम देने जाते हो तो पहले से पता होता है अंदर से कि भगवान चाहेंगे तभी होगा, तुक्का सही हो जाएगा। तो मानते हो कि नहीं? तुक्का होता है कि जैसे ऑप्शन अंदाजा पे लगाया जाए और सही हो जाए, नहीं समझे? तो ऐसे अवसर बहुत कम होता है, यहां भी वही हुआ। अब इसका दूसरा मतलब पैराग्राफ चेंज करके, जो आप पॉइंट लिखे हो 4-5, उसका पैरा चेंज करके लिख लो, और वो जरूर याद कर लेना। लिखेगा हालांकि, हाँ पैरा चेंज करके लिखेगा, हालांकि सरदेसाई जैसे इतिहासकारों ने
हालांकि सरदेसाई जैसे इतिहासकारों ने इस बात को अधिक महत्व प्रदान नहीं किया। इस बात को अधिक महत्व प्रदान नहीं किया। उनका मानना है कि उनका मानना है कि इस हार के पश्चात भी मराठा प्रमुख शक्ति के रूप में बने रहे। इस हार के पश्चात भी मराठा प्रमुख शक्ति के रूप में बने रहे। ठीक है, अब उसको डैश कर लीजिए और पॉइंट भी दे दीजिए कि कैसे, है ना। पहला लिखिए, ए बी सी डी करके लिख लीजिए, डॉट करके लिखिएगा महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया ये मराठा सरदार हैं। महादजी सिंधिया है, सिंधिया का सिंधिया है, एमपी ग्वालियर। हाँ, महादजी सिंधिया के नेतृत्व में एक बार पुनः दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित किया। एक बार पुनः दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित किया। उसी में लिखेगा महाद जी के सहयोग से, महाद जी के सहयोग से अवध के यहां शरणागत, अवध के यहां या अवध साम्राज्य में शरणागत, ऐसे लिखेगा अवध राज्य में शरणागत। अवध राज्य में शरणागत, शरणागत का मतलब है शरण लिए हुए। अवध राज्य में शरणागत मुगल सम्राट मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को एक बार पुनः दिल्ली की गद्दी, एक बार पुनः दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने में सहयोग किया। अगर और अच्छा लिखना चाहते हो लिखिएगा एक बार पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। ये महादजी सिंधिया का ही था एक वो, तो उसे थोड़ा सा लगेगा कि हाँ महादजी सिंधिया ने उसको पुनः एक बार दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। अगर ये कमजोर होता तो ऐसा नहीं होता। पानीपत के बाद हुआ 72। एक और पॉइंट लिखेगा, इस हार के बावजूद भी उनकी सैन्य शक्ति मजबूत थी। इस हार के बावजूद भी उनकी सैन्य शक्ति मजबूत थी। तभी तो उन्होंने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान, तभी तो उन्होंने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान, तभी तो उन्होंने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान ब्रिटिश को पराजित किया। तीसरा पॉइंट और लिखेगा जो बहुत अहम है, लिखेगा थर्ड पॉइंट, यदि मराठे इतने कमजोर हो गए होते
या दुर्बल हो गए होते, यदि मराठे इतने दुर्बल हो गए होते, दुर्बल हो गए होते, दुर्बल हो गए होते, तो क्या माधवराव के नेतृत्व में, तो क्या माधवराव के नेतृत्व में वे बार बार या निरंतरता के साथ हैदर अली को पराजित करने में सक्षम होते? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो वे बार बार या निरंतरता के साथ मैसूर के शासक हैदर अली को, सीधे नाम लिख दीजिए, हैदर अली को पराजित करने में सक्षम होते? प्रश्नवाचक चिन्ह। भाई बताओ। तो ये अहम है। अब आपने क्या हुआ, दोनों पक्ष हो गया कि एक टिप्पणी आएगा कि ये जो पानीपत के युद्ध जो है, मैं सिंपल चीज क्या लिखवाऊं महत्व वो प्रभाव में, कि भैया सदाशिवराव भाऊ मर गया, यशवंतराव भाग गया, वो मल्हारराव भाग गया और बहुत सारे लोग मर गए, इतने इनके 80,000 सेना मर गया, 40,000 मर गया, 20,000 उसका मर गया, ये सब नहीं है। इसके लिए एक शब्द आता है मानवीय क्षति। जैसे पानीपत का जो युद्ध है, लोग युद्ध में मरता है, यहां भी मरा। आप बोलोगे महत्व क्या होता है किसी घटना का? अभी सुबह सुबह पता चला कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति है बाइडेन, वो संबोधित कर रहा है यूनाइटेड नेशन को, चीजें आगे होगी। विश्व युद्ध बहुत बड़ी चीज होती है, इतना आसान नहीं है। संभावना कुछ नहीं बनता है, संभावना ऐसे सब कुछ होता है जीवन में, क्या नहीं। तो होता क्या है कि जब युद्ध होगा, तो भाई तो वही सेम चीज है। राइटर के लिखने से नहीं होता है भाई। अब क्लियर हो गया कि भाई जो मुगल का विकल्प था, तो मुगल का विकल्प कौन बनेगा? कौन खुद बैठ सकता था? तो भाई बैठता तो विरोध होता हिंदू की वजह से, और अन्य शक्तियां मिल जाते। और जो अन्य क्षेत्रीय मुस्लिम शक्तियां थी, वो आज भी भले ही मुगल कमजोर हो गया था, लेकिन मुगल को प्रतिष्ठा दे रहे थे, सम्मान दे रहे थे। अब इनका प्रश्न है कि 1772 में जब महाजी सिंधिया, जो मराठा थे, मराठा सरदार है, वो जब उसको सत्ता दे दिया तो खुद क्यों नहीं बना? अगर खुद बनता तो जितनी भी मुस्लिम शक्तियां हैं क्षेत्रीय, वो विरोध करती उसका। हो सकता है कि सिख तभी तो उदय हो रहा था, हो सकता है कि निजाम विरोध करता, निजाम भी मजबूत था, हो सकता है कि अवध जो है दावा करता। तो भाई क्षेत्रीय शक्ति क्या होता, विरोध करती उसकी। अब समस्या ये है कि किसी भी युद्ध में प्रतिष्ठा तो जाती है, किसी भी युद्ध में आपकी मानवीय क्षति होगी, आर्थिक क्षति होगी। युद्ध है तो मानवीय और आर्थिक क्षति तो होगी। लेकिन आपको जब है कि जब युद्ध है, मानवीय क्षति, आर्थिक क्षति है, तो पानीपत का युद्ध का आखिर क्या बात है कि ये इतनी बड़ी जो है क्षति हो गई? जो प्रतिष्ठा की क्षति होती है ना, गरिमा की क्षति, वो सबसे मेन क्षति होती है। हुमायूं कई बार हारा, लेकिन वो एक युद्ध था। बाबर ने बहुत युद्ध लड़ा, लेकिन खानवा का जो युद्ध था वो बाबर के लिए सबसे मील का पत्थर था। क्योंकि जो युद्ध लड़ा गया वो केवल राणा सांगा नहीं था, राणा के सांगा के कई सहयोगी और भी थे, और इसने बाबर ने पराजित किया उसको। हालांकि बाबर की ओर से भी कुछ लोग सहयोग किए, लेकिन बाबर ने एक ऐसी क्षेत्रीय शक्ति को हराया जो उस समय की सबसे मजबूत में से एक थी। तो प्रतिष्ठा बढ़ गया ना उसका। और सबसे बड़ी बात है, आप सपना देख रहे हो, सपना टूट गया। भारतीय सपना देख रहे थे, एक बड़ा वर्ग, मराठा सपना देख रहा है, कई लोग सपना देख रहा है।
तो पानीपत में जब गया लड़ने के लिए तो एक तो सपना था जो आपके साथ था, एक स्वप्न, एक महत्वाकांक्षा कि मुगल का स्थान हम लेंगे, और एक दबाव भी था। सच तो यह है कि पानीपत के युद्ध ने कई प्रश्नों के उत्तर जो अनुत्तरित था उसने दे दिया। पानीपत के युद्ध ने एक साथ कई अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर दे दिया, और वो अनुत्तरित प्रश्न ये था कि मुगल के बाद अब कौन? शायद मराठा तो नहीं। तो पानीपत की सुबह जब हुई, 14 तारीख के बाद की सुबह, 10 दिन तक युद्ध होता रहा, लेकिन वो युद्ध बस देखने मात्र था। लगभग निर्णय तो धीरे से ही हो गया, चुपके से। इतिहास ने करवट ली, आहट ली, और क्या हुआ? निर्णय सुना दिया, अब शायद तुम नहीं। तो एक प्रश्न का उत्तर तो यही मिल गया कि अब मराठा नहीं। दूसरा प्रश्न था कि अब फिर से मुगल या कोई निजाम, हैदर, कौन होगा? तो ये जो क्षेत्रीय शक्ति इतने मजबूत नहीं था, मुगल का अभी प्रतिष्ठा था, लेकिन मुगल की स्थिति क्या थी? इस युद्ध के बाद हुआ कि एक केंद्रीय शक्ति के होते हुए मतलब केंद्रीय शक्ति के होते हुए आपके सामने एक बाहरी शक्ति आती है, युद्ध होता है। बाहरी शक्ति 1739 में भी थी, बाहरी शक्ति 1398 में भी थी जब तैमूर आया था, लेकिन जो महत्व इस शक्ति, इस पावर का है, मुगल समझ ही नहीं पाया कि मुगल का दुश्मन कौन है, अंग्रेज है या मराठा है। मुगलों ने अपना दुश्मन मान लिया मराठा को। समझ में बात? और मुगल इतना सक्षम था भी नहीं कि वो मराठा को सहयोग कर सकता था। तो ये सत्ता के समीकरण को बदल दिया। ये 18वीं शताब्दी में जो गठबंधन में परिवर्तन हो रहा है, जो अलायंस में 18वीं शताब्दी के मध्य के बाद, विशेषकर 1757 के बाद, 1760 के बाद जो सत्ता परिवर्तन हो रहा है, जो समीकरण, ये गठबंधन ही तो बना कि आज तक जो अवध जो मुगलों का सपोर्ट करता था, यह मुगलों के लिए युद्ध हुआ था। ये एक कारण यह भी था कि जो सरदार, मराठा सरदार था, कहीं ना कहीं मुगल के क्षेत्र में भी तो गया, और जब समय आया जब मुगलों को हेल्प करने का, तो मुगल मुख्य दर्शक बना रहा। यहां की जनता, यहां की क्षेत्रीय शक्तियों में गया, वहां उनके जो मंत्री थे, जो वजीर थे, जो सब अधिकारी थे, उनमें गया कि मुगल सचमुच दुर्बल हो गया है। जो एक मुद्दा उनका भी था, मराठा जब सहयोग करने आया तो मराठों को दुश्मन मान लिया, मुख्य दर्शक बना रहा। तो ये जो युद्ध है, इसने मुगल के भाग्य का भी निर्णय कर दिया प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि इस युद्ध के पश्चात मुगल में अराजकता का माहौल व्याप्त हो गया। अब जरा सोचो, तो ये जो प्रश्न था, ये जो पानीपत का है, युद्ध है, जो प्रश्न है कि भाई अब क्या? तो लो, मुगल भी गया और ये भी गया, अब कौन? एक प्रश्न और था कि ब्रिटिश का क्या होगा? क्या वो बांडीवास में हरा दिया सबको, तो इसके बाद क्या? तो ब्रिटिश को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था, जैसे क्रिकेट मैच हो, आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान का, और सबसे घातक मान लिया बॉलर है, बैट्समैन, वो पहले ही से बीमार हो जाए और नहीं खेल पाए, या रिटायर हट हो जाए, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स हैं, मुगल, निजाम, अवध। अब विशेषकर उत्तर भारत का होता, निजाम को पावरफुल था, लेकिन बाकी अवध होता, मराठा होता, सब होता। लेकिन सबसे बड़ा जो पावर था ब्रिटिश के सामने, वो था मराठा। मराठा अपने आप बाहर हो गया, मराठा अपने आप बाहर हो गया। तो ब्रिटिश को सहयोग मिला, यानी इस प्रश्न का भी उत्तर हो गया कि लगता है अब ब्रिटिश। 1764 ने वो निर्णय कर ही दिया जब बक्सर का युद्ध हुआ। तो अब बारी थी दक्षिण भारत की क्षेत्रीय शक्ति, उत्तर भारत तो निपट गया।
तो मराठा जो ब्रिटिश को जो चुनौती मिली बाद में, वो दक्षिण भारत से मिली, उत्तर भारत में तो मिल गई मराठा भी। इस युद्ध ने मराठों के उत्तर भारत में जो विस्तार की जो थी एक महत्वाकांक्षा, वो 1 दशक तक उत्तर भारत में घुस नहीं पाया, प्रवेश से वंचित हो गया वो। और 1 दशक का मतलब समझते हैं? तो ये युद्ध बहुत बड़ा है। जब आपकी प्रतिष्ठा, दुर्बल होना अलग चीज है, प्रतिष्ठा चला जाना वो बहुत बड़ी चीज है। आपके लोग क्यों सहयोग करते हैं कि आप मजबूत हैं। जब ये आ जाए कि नहीं अब तो ठीक है, शासक मजबूत है, लेकिन पानीपत में हारा तो था, पानीपत दुस्वप्न था। कई इतिहासकारों ने तुलना किया है पानीपत के इस युद्ध को, किससे? फ्रांस से। कि जब नेपोलियन 5 लाख की सेना लेकर गया रसिया 1912 के आसपास, बहुत बड़ी सेना थी वो, और फ्रांस की जनसंख्या उतनी थी नहीं। वो गया, कहते हैं फ्रांस की पूरी युवा पीढ़ी थी। युवा पीढ़ी का मतलब है कि आप एक बड़ी जनसंख्या को, जो देश का भविष्य है, उसको आप ले गए। वो वातावरण को समझ नहीं पाया, उस परिवेश को समझ नहीं पाया, वो गया। अब रसिया बहुत बड़ा, वो अंदर चलता गया और इतना ज्यादा चला गया, मौसम परिवर्तन होने लगा। अब स्वेटर वगैरह ये सब थोड़ी ले गया था। नेपोलियन को तो लगा कि हम गए और जीत के चले आए, जैसे रूस को लगा। अभी हर विजेता को लगता है कि वो जाएगा और जीत आएगा, आईएएस आएंगे, तुम बनेंगे, तुरंत ये होगा वो होगा, बड़ा मजा आता है देखने में। अब रूस गलत कर रहा है या आप गलत कर रहे हैं या मराठा ने गलत किया, ये मैटर नहीं है, या नेपोलियन ने गलत किया। मैटर ये है कि नेपोलियन हार गया, उसकी अधिकांश जनसंख्या नष्ट हो गई। यही हाल हुआ मराठों के साथ। मराठा की जब अब सेना बनाना शुरू किया, तो सेना में जो संख्या थी सेना की, वो कम हो गई। जब हर घर से कोई व्यक्ति मरेगा, तो माए भी अपने बच्चे को जब भेजती है ना, एक डर, खौफ, एक वो रहता है, प्रतिष्ठा सब रहता है जुड़ा हुआ। तो मराठे के लिए एक प्रकार से इतना बड़ा आघात था कि सदियों लग गए, कई शताब्दी लग गया, आज भी उसको भुला नहीं पाया। और हमारे जनमानस से भी जब इस युद्ध को देखिएगा तो इसका बहुत पर्याप्त महत्व है। अब एक क्वेश्चन आएगा जिसको मैं पॉइंट में लिखा दे रहा हूं कि पराजय का जो कारण है वो डायरेक्ट तो नहीं आएगा, ऐसे थोड़ी आएगा यूपीएससी में मराठों के पराजय के कारण क्या थे, तो ये नहीं आएगा। ये आप ग्रेजुएशन का पेपर नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो उसको 4-5 पॉइंट में लिख लेते हैं कि अगर टिप्पणी आए तो बच जाए, ठीक है। तो इसको इसके बाद लिख लीजिए ऐसे, पानीपत में मराठों का पराजय, ठीक, कारण क्या था। जब 4-5 पॉइंट में, कई बार क्या होता है आपको नॉलेज होता है ना, तो आप जब आएगा घुमाने के लिए तो घुमा सकेंगे। लिखेगा मराठों के लिए देखिएगा, मराठों के लिए यह पराजय, मराठों के लिए पराजय नेतृत्व, संसाधन, तकनीक और रणनीति देखिए ना, मराठों के लिए पराजय तकनीक, नेतृत्व, रणनीति
और संसाधन आदि के दृष्टि से, ऐसे लिखेगा तकनीक आदि के अभाव के कारण हुआ, आदि के अभाव के कारण हुआ। मराठों के लिए पराजय तकनीक, संसाधन, रणनीति आदि के अभाव के कारण हुआ। मराठों की सेना न तो, उसी में लिखेगा मराठों की सेना न तो अब्दाली की भांति उत्साही और अनुशासित थी, अब्दाली की भांति उत्साही और अनुशासित थी, और न ही संसाधन के दृष्टि से, और न ही संसाधन की दृष्टि से अब्दाली की भांति या अब्दाली की संयुक्त सेना की भांति, अब्दाली की संयुक्त सेना की भांति अब्दाली की संयुक्त सेना की भांति श्रेष्ठ, एक पॉइंट लिखेगा तकनीक किसी भी देश काल तकनीक किसी भी देश काल या समाज में समाज के प्रगति हेतु एक अनिवार्य तत्व है। लेकिन जब युद्ध की बात की जाए या जब युद्ध की बात होती है तो यह निर्णायक तत्व बन जाती है। लेकिन जब युद्ध की बात होती है तो यह निर्णायक तत्व बन जाती है। मराठों की पराजय का भी एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णायक कारण था, लिखेगा इसी में, मराठों की पराजय की एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णायक कारण था उसके द्वारा युद्ध के दौरान, अंडरलाइन कर लीजिएगा इस पॉइंट के, उसके द्वारा युद्ध के दौरान तलवारें, भालों एवं भारी तोपों का प्रयोग, तलवारों, भाले एवं भारी तोपों का प्रयोग जबकि वहीं दूसरी ओर अब्दाली ने ऊंटों पर घूमने वाली तोपों, ऊंटों पर चलायमान, घूमने वाली नहीं लिख सकते, चलायमान तोपों एवं बंदूकों का प्रयोग किया। एक और पॉइंट लिखेगा, मराठों को न तो सिख, राजपूत, जाट, अवध
आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्तियों का समर्थन प्राप्त हुआ, न तो सिख, जाट, अवध, राजपूत आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्तियों का समर्थन प्राप्त हुआ, और न ही मराठा संघ के अंतर्गत समस्त सरदारों का सहयोग, मराठा संघ के अंतर्गत समस्त सरदारों या सभी सरदारों का सहयोग। वहीं दूसरी ओर अब्दाली को अवध एवं रूहेला सरदारों जैसे स्थानीय क्षेत्रीय शक्तियों का समर्थन प्राप्त हुआ। ये वेस्टर्न यूपी, बरेली वगैरह जाओ ना, इधर रामपुर। वहीं अब्दाली को रूहेला और अवध जैसे स्थानीय क्षेत्रीय शक्तियों का समर्थन प्राप्त हुआ, या सीधे क्षेत्रीय शक्तियों का समर्थन प्राप्त हुआ। यह भौतिक समर्थन भी था और राजनीतिक भी, सैन्य समर्थन भी। ये बहुत बड़ी बात है। उत्तर भारत में अगर इतना दिन ठहर पाया अब्दाली, तो उसका वजह यही है, इन लोगों ने समर्थन दिया और इनके पास संसाधन ही नहीं थे मराठों के पास। एक और पॉइंट लिखिएगा, सहारनपुर में रुका हुआ था बहुत दिन सेना, जब दिल्ली में लड़ रहा था, जब कब्जा किया था, तो सहारनपुर में अब्दाली की सेना थी। नहीं समझे? हाँ, आया था उसकी सेना, एक सेना की टुकड़ी यहां भी था, अवध में यहां भी था। वो तो मेन वहीं पे आके लड़ा, लेकिन सेना की टुकड़ी जो थी अब्दाली की, एक यहां भी थी। फिर आया दिल्ली के पास भी आया था। यहाँ पे जीतने के बाद 1 साल पहले ही आ गया था। 1760 में यह सेना आ गई थी उसकी, अब्दाली और दोनों की सेनाएं कई बार मुठभेड़ हुआ। समझने का प्रयास करना, कभी मत सोचना कि एक दिन हुआ कि चलो भाई हम लोग लड़ते हैं एक ही जगह पानीपत में, दोनों आमने सामने। ऐसा नहीं था। इस पानीपत में के पहले कई सारे युद्ध हुए, मराठा जीते भी हारे भी। पानीपत अंतिम युद्ध था जहां वो निर्णायक हो गया। ये बड़ा युद्ध था। इसके पहले उनकी टुकड़ियां युद्ध कर रही थी। एक टुकड़ी दिल्ली भेज दिया मराठों ने, एक टुकड़ी बोला कि अवध के नवाब को जाके पराजित करो। वो बात अलग है कि देर हो चुका था। असली टुकड़ी तो वहां लड़ा पानीपत में, चलो आते हैं लड़ते हैं। पूरा दोनों तरफ से तैयार हो गया। हथीथ बैठा था इतिहास रचने के लिए कि दुष्ट, तुमने तो चौथ बहुत निर्ममता के साथ वसूला, तुमने तो पिंडारियों का प्रयोग किया। रुक बताते हैं। तो कई ऐसी चीजें थी जिसका जवाब तो वहां मिलना था। जैसी करनी वैसी भरनी, याद रखिएगा। एक पॉइंट लिखिए, यदि नेतृत्व का अभाव हो, तो पराजय का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन यदि नेतृत्व अदूरदर्शी हो, लेकिन यदि नेतृत्व अदूरदर्शी हो और चारित्रिक दुर्बलताओं से युक्त, यदि अदूरदर्शी हो और चारित्रिक दुर्बलताओं से युक्त,
कौमा अपने और निर्णय का बंदी हो, और निर्णय का बंदी हो, और साथ ही समन्वय के अभाव भी, समन्वय का अभाव भी तो एक ही परिणाम होता है पानीपत, तो एक ही परिणाम होता है पानीपत। पूर्ण विराम। उसमें एक लाइन लिखी, यही कारण है कि इस युद्ध के पश्चात, यही कारण है कि इस युद्ध के पश्चात पानीपत शब्द, पानीपत इनवर्ट कॉमा लिखना, पानीपत शब्द भीषण पराजय, भीषण पराजय को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाने लगा, भीषण पराजय को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, इसलिए पैरा चेंज करने लगना या नेक्स्ट पॉइंट लिखना। जिस प्रकार से, देखिए मैं कई चीज ऐसा लिखाता हूं कि आपको आपकी समझ बेहतर करे और एग्जाम में आएगा, है ना, तो वो चीज होना चाहिए। जिस प्रकार से पेशवा ने मल्हार राव होलकर या रघुनाथ राव के स्थान पर, मल्हार राव होलकर या रघुनाथ राव के स्थान पर रघुनाथ राव के स्थान पर एक ऐसे युवा सेनापति का चयन किया, एक ऐसे युवा सेनापति का चयन किया जो उत्साही अधिक, जो उत्साही अधिक था, जो उत्साही अधिक था, जो उत्साही अधिक था, लेकिन उसे न तो उत्तर भारत के राजनीति के बारे में समझ थी, और न ही कूटनीतिक एवं रणनीतिक, कूटनीतिक एवं रणनीतिक दांव पेच की जानकारी या अनुभव लिखना, अनुभव, कूटनीतिक एवं रणनीतिक दांव पेच का पर्याप्त अनुभव, कूटनीतिक एवं रणनीतिक दांव पेच का पर्याप्त अनुभव, कॉमा, कि आपने क्या लिखा, जिस प्रकार से ये सब चीजें थी, कॉमा, उससे मराठों की पराजय सुनिश्चित हो गई। एक लाइन लिखेगा, बहुत अच्छा है, युद्ध क्षेत्र से मल्हार राव होलकर जैसे सरदार का भाग जाना या पलायन कर जाना, मल्हार राव होलकर का युद्ध क्षेत्र से पलायन कर जाना
क्या लिखे हैं? युद्ध क्षेत्र से मल्हार राव होलकर जैसे सरदार का पलायन कर जाना, उसकी भय का प्रतीक नहीं, उसकी भय का प्रतीक नहीं, अपितु मराठा सरदारों में समन्वय का अभाव, मराठा सरदारों में समन्वय का अभाव एवं आंतरिक मतभेदों का प्रतीक है, आंतरिक मतभेदों का प्रतीक है। अब एक सवाल इन्होंने पूछा कि क्या मराठों का जो है इस युद्ध को टाला जा सकता था? सुनना ध्यान से। तो होता क्या है कि जब दोनों शक्ति पैरेलल हो, समानांतर हो, तो टालने की संभावनाएं कम होती है। भाई अफगानिस्तान का वो शासक की महत्वाकांक्षा आई थी कि वो आया, पंजाब में अपने पुत्र को गवर्नर बनाया और वो दिल्ली तक आ गया। कमजोरी मुगल की थी कि मुगल कमजोर था दिल्ली में। अगर मुगल मजबूत होता तो ना तो पंजाब में आता ना वो दिल्ली में आता। तो इस चीज को, और आक्रमण तभी होता है उत्तर पश्चिम से या बाह्य आक्रमण जब केंद्रीय नेतृत्व कमजोर हो। क्या आप सहमत हैं इससे? तो कहीं ना कहीं उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई, पहले थोड़ा सा थी और बढ़ गई। अब एक अगला आदमी आता है जिसका स्वप्न ही है, वो बाजीराव के समय से स्वप्न देख रहा है। कौन? नहीं नहीं, महत्वाकांक्षा था, मराठों का महत्वाकांक्षा ज्यादा था। आप लिखना पड़ेगा आपको। मराठों का महत्वाकांक्षा तो बाजीराव के समय से था, कृष्णा से अटक तक मराठों का महत्वाकांक्षा था। मराठा स्वप्न देख रहे थे, वो बनना चाहते थे। वो बैठाया, उसने बैठाया इसलिए कि वो दिल्ली पे अपना आदमी चाहता था, वो अपने आप को मजबूत समझता था। ये कई अवसर ऐसा है कि मराठा सरदार जाके इंटरफेयर कर रहे हैं। तो महत्वाकांक्षा दोनों की होती है, तभी युद्ध होता है। याद रखिएगा, किसी न किसी का ज्यादा तो होगा ही। यहां मराठों का महत्वाकांक्षा ज्यादा है, मराठों का एक स्वप्न है, और ये आज से नहीं है, ये बाजीराव के समय पे देख रहा है। ये 50 साल पुराना स्वप्न था, 40 साल, 40 20 60 40 साल पुराना स्वप्न था कि मुगलों की जगह मराठा अपने आप को देख रहे थे। देख लिए इन्होंने। तो भाई ये है, ऐसा नहीं है। जैसे अभी देखा जाए तो महत्वाकांक्षा तो यूक्रेन का भी है, लेकिन यूक्रेन की उतनी नहीं है जितना, नहीं दिल्ली जीतने के बाद, नहीं 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 नहीं, सदाशिवराव भाव नहीं था, वो महाजी सिंधिया था, महाजी सिंधिया था। महाजी सिंधिया वो तो युद्ध के दौरान जीता था। कौन? कब? महाजी सिंधिया की बात है। जिस समय दिल्ली पे आया था, वो जीता था, वो तो मुगल था उस समय, मुगल का प्रतिनिधि था। वो सेना आ गई थी अब्दाली की दिल्ली में। सदाशिवराव भाव जो दिल्ली जीता था जिस समय, पानीपत के युद्ध के समय, वो अब्दाली की सेना भी थी। यहाँ मूवी में तो बहुत चीज दिखा देता है। मूवी में ये नहीं दिखाया मल्हार राव होलकर क्यों भागा। मूवी में बालाजी बाजीराव की वो उस रणनीतिक भूल को नहीं दिखाया कि एक युवा को सेनापति बना के भेजा गया था। मूवी में ये नहीं दिखाया, मूवी में ये नहीं दिखाया कि किस प्रकार से हजारों मील दूर आप जाके लड़ रहे हो एक ऐसी शक्ति से जो आपसे ज्यादा अनुशासित है, मजबूत है। नहीं समझे? तो सच बताया आपको मैं पहले बता रहा हूं। जिस प्रकार से एक टीचर होता है, एक बच्चा तैयारी करने आता है और पूरी तैयारी हुई नहीं है, चली जाती है युद्ध पर, आईएएस का प्री देंगे, मेंस देंगे,
वो स्वप्न देख रहा है। तो हमारे जैसा टीचर रोकता है नहीं, वो काल है, वो बैठा है, वो इतिहास है जो रोकता है आपको कि नहीं। आपकी पृष्ठभूमि पहले से तैयार है कि जब आपको अनुभव नहीं है, जब आपके पास संसाधन नहीं है, रणनीति नहीं है और आप गए मैदान में, तो पराजय पराजय और पराजय होगा। पानीपत के युद्ध के पूर्व ही ऐसी शंका जताई जा रही थी कि मराठे अकेले पड़ेंगे और मराठे के पराजय की संभावना ज्यादा है। और जो 2 पॉइंट लिखवाऊंगा मैं, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लिखिएगा पॉइंट, मराठों के द्वारा विश्वास राव बेटा था उसका, बालाजी बाजीराव का। देखिए, मराठों के द्वारा गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग न किया जाना, और साथ ही बड़े पैमाने पर महिलाओं और सेवकों का, और साथ ही बड़े पैमाने पर महिलाओं और सेवकों का मराठा शिविरों में उपस्थित होना, मराठा शिविरों में उपस्थित होना, शिविरों में उपस्थित होना, जो अंततः मराठा सैनिकों पर बोझ साबित हुआ। हाँ, सदाशिवराव भाऊ भी के साथ वो भी गया था, विश्वास राव। हाँ, एक और पॉइंट लिखेगा, मराठा सेना का अब्दाली के आगमन के 3 माह पूर्व ही अब्दाली के आगमन मराठा सेना का या मराठी सेना का अब्दाली के आगमन के 3 माह पूर्व ही पानीपत के मैदान में शिविर लगा देना, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि, या जिसका परिणाम यह हुआ कि उसे आपूर्ति में कमी के साथ साथ सैन्य थकावट का भी सामना करना पड़ा। सैन्य थकावट का भी सामना करना पड़ा। चलिए, तो ये जो था ये मैंने लिखवा दिया, काम आएगा आपको, है ना। तो ये पानीपत का आपका महत्व भी हो गया, असफलता भी हो गया। कारण बता ही चुका हूं मैं, कारण कोई पूछता नहीं है, लेकिन पता ही आपको कारण क्या था। हाँ, याद रखिएगा कि जब आप लगातार जीतते हो तो आपके अंदर महत्वाकांक्षा में तो वृद्धि हो ही जाती है ना। मराठा की शक्ति लगातार बेहतर थी। अच्छा, एक और चीज़ है, 2-3 ऐसी गलतियां हुई जो आपको भी सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। एक तो जो मुगल थे उन्होंने अंग्रेजों को दुश्मन मानने के बजाय मराठों को अपना दुश्मन मान लिया। और दूसरा, पुराना जो दुश्मनी थी, पिंडारी, चौथ, इनकी आक्रामक नीति जो थी वो शिवाजी के समय थी। सच बताए, शिवाजी की नीति भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार था पानीपत के, पूर्वजों की नीति भी थी। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, शिवाजी ने बहुत बड़ा शासक थे, बहुत महान शासक थे, लेकिन उन्होंने एक चीज पर कभी कंट्रोल नहीं कर पाए। शायद उस समय जरूरत भी थी उन्हें, उनको चाहिए था संसाधन, और संसाधन की वजह से उन्होंने लाया चौथ सरदेशमुखी। तो ये जो आक्रमण करने की नीति थी मराठों की, वो तो उनके पूर्वज की देन है।
और ये नीतियां बाद में भी चलती रही। तो शुरू में पहाड़ में थे, औरंगजेब इसलिए पहाड़ी चूहा कहता था इनको। जब आप मैदान में आए तो वहां बेटा समस्या आ गया, है ना। हाँ, बाजीराव हमेशा जन्म नहीं लेता, बाजीराव हमेशा जन्म नहीं लेता भाई, एक ही बाजीराव होगा ना। बालाजी भी योग्य आदमी था, लेकिन पिता की भांति दूरदर्शी नहीं था। तो ये मैं पानीपत का बता दिया, ठीक है। एक बालाजी के बारे में अगर चाहो तो लिख लो, बाजीराव के बारे में, बाजीराव फर्स्ट के बारे में 4-5 पॉइंट लिख लेना, ये काम आएगा। आजकल चीजें बदल रही है, आइए इसके क्वेश्चन ध्यान देना बेटा। देखिए संक्षिप्त में लिखवा देते हैं, वो तो बालाजी विश्वनाथ लिखवाया था। लिखेगा, एक महान सेना नायक कूटनीतिज्ञ संगठनकर्ता एवं शिवाजी के पश्चात मराठा साम्राज्य को पुनः हिंदू पद पादशाही, मराठा साम्राज्य को पुनः हिंदू पद पादशाही के आदर्श पर रुक गया था, के आदर्श पर स्थापित करने हेतु कृत संकल्प, के आदर्श पर स्थापित करने हेतु कृत संकल्प एक और पॉइंट लिखेगा, पॉइंट लिखे, बाजीराव ने गैर मुगल हेतु ब्रैकेट में लिखेगा है, हिंदू भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखेगा नहीं, हमें समझाने के लिए बता दिए। गैर क्या लिखे, बाजीराव ने गैर मुगल हेतु एक नवीन आशाएं उत्पन्न की, गैर मुगल हेतु एक नवीन आशाएं उत्पन्न की और साथ ही हिंदू जाति के सम्मुख एक संभावनाएं भी, और साथ ही हिंदू जाति के सम्मुख एक संभावनाएं भी, एक संभावनाएं भी उसी में लिखेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि वो पहला मुगल पेशवा है, शासक भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, पेशवा ही शासन देखता था। वह पहला मुगल पेशवा है जो भारत के बृहत भाग में
मराठा साम्राज्य को स्थापित करने का एक स्वप्न देखा। पहला पेशवा है जो भारत के बृहद भाग में, यहां आप शिवाजी के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं आप। देखो शिवाजी जब शुरुआत किया था, इसलिए बहुत ज्यादा उनको लेके ही, उनको छोड़ के ही चलना है। बहुत बड़ा नाम है शिवाजी, बहुत बड़ा नाम है। तो मतलब पहला व्यक्ति है ये ना, इसके बाद भी कोई ऐसा कभी कुछ हालात में था ही नहीं। तभी तो वो कहता है कृष्णा, तभी तो वो कहता है कि कृष्णा से अटक तक, तभी तो वो कहता है कि कृष्णा से अटक तक मराठा पताका फहराया जाएगा। तभी तो वे कहता है कि कृष्णा से अटक तक मराठा पताका फहराया जाएगा, या कृष्णा से अटक तक उसने आह्वान किया मराठों के पताका को फहराना। हाँ, पंजाब में है अटक, कृष्णा से अटक तक मराठा पताका फहराया जाएगा। तो लोगों को आह्वान करता है, मराठों को। वो हिंदू पद पातशाही का एक आदर्श रखता है और स्वप्न देखता है। यही कर सकता है। ये मैं इसलिए लिखा रहा हूं कि जो बदलते ट्रेंड है ना, उसमें आंख चौंधिया जाएगा जब सवाल देगा आपको। तो सब कुछ आते हुए भी लिखोगे क्या? शब्द ही नहीं होंगे। ये लिखोगे मस्तानी थी, गाना लिखोगे मस्तानी का, क्या लिखोगे? एक पॉइंट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखिएगा, यद्यपि वो महान, यद्यपि बाजीराव या वह महान सेना नायक के साथ साथ एक श्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ भी था, श्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ भी था। लेकिन ना तो वो निजाम की भांति, लेकिन वो न तो निजाम की भांति लगभग 100 युद्धों में भाग लेने वाला, निजाम की भांति न तो लगभग 100 युद्धों में भाग लेने वाला, और न ही उसकी भांति कूटनीतिज्ञता के क्षेत्र में माहिर, और न ही उसकी भांति कूटनीतिज्ञता के क्षेत्र में माहिर। मतलब बता रहे हो कि वो महान है, कूटनीतिज्ञ है, श्रेष्ठ भी है, लेकिन निजाम की भांति जब तुलना करेंगे, इसके बावजूद इसके बावजूद उसने अपनी कौशल, साहस और सैन्य शक्ति के, इसके बावजूद उसने अपनी कौशल, साहस और चातुर्य के बल पर निजाम को 2 बार पराजित किया और उसे चौथ देने पर बाध्य किया। लिखेगा, बाजीराव, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बाजीराव ने मराठों के सम्मुख एक नवीन और महान लक्ष्य निर्धारित किया। बाजीराव ने मराठों के सम्मुख एक नवीन और महान लक्ष्य प्रस्तुत किया, नवीन और महान लक्ष्य प्रस्तुत किया, और वो लक्ष्य था उत्तर भारत की विजय।
और वो लक्ष्य था उत्तर भारत की विजय निर्धारित किया, और वे लक्ष्य था उत्तर भारत की विजय। उसी में लिखेगा जिस प्रकार से मुगलों के पतन उन्मुख होने के कारण, जिस प्रकार से मुगलों के पतन उन्मुख होने के कारण, जिस प्रकार से मुगलों के पतन उन्मुख होने के कारण एक प्रकार की राजनीतिक शून्यता व्याप्त हो गई थी। राजनीतिक शून्यता व्याप्त हो गई थी, कौमा बाजीराव ने अपने महान आदर्श और व्यवहारिक बुद्धि के सहारे उस शून्यता को भरने का प्रयास किया, एक और लिखेगा पॉइंट। बाजीराव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, लिखिएगा, बाजीराव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी डैश, उसकी मौलिक योजना। बाजीराव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी उसकी मौलिक योजना और उसे क्रियान्वित करने हेतु उसकी तत्परता। और यही विशेषता उसे एक महान शासक की श्रेणी में ला खड़ा करता है। देखो, सपना बहुत लोग देखते हैं, लेकिन सपना को साकार करना, अंतिम रूप देना, ये अगर सीखना है तो बाजीराव। एक और लिखेगा पॉइंट कि श्रेणी में, सेनानायक की श्रेणी में ला खड़ा करता है। एक पॉइंट लिखेगा, बाजीराव घुड़सवार या घुड़सवारी में अत्यंत श्रेष्ठ था। बाजीराव घुड़सवारी में अत्यंत श्रेष्ठ था। पंकज नागर, गुड मॉर्निंग। और युद्ध कौशल की कला, उसे अपने अन्य समकालीन और युद्ध कौशल की कला या युद्ध कौशल की विशेषता उसे अपने अन्य समकालीन सेना नायकों से आगे कर देता है, और युद्ध कौशल की विशेषता उसे अपने अन्य समकालीन सेना नायकों से या सेनापतियों से बहुत आगे कर देता है। तभी तो
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रसिद्ध जनरल मॉन्टगोमरी ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर, अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर में वर्णन करते हुए कहा कि बाजीराव की युद्ध कौशल से ही प्रेरित होकर, बाजीराव के युद्ध कौशल से ही प्रेरित होकर ब्रिटिश ने उस रणनीति का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के, ब्रिटिश ने उस रणनीति का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किया, या सीधे युद्ध के दौरान किया। आज भी, उसमें लिखेगा, आज भी ब्रिटेन के सैन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में, आज भी ब्रिटेन के सैन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में, आज भी ब्रिटेन के सैन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में बाजीराव के विद्युत जैसी तीव्र सैन्य आक्रमण की रणनीति को पढ़ाया जाता है। विद्युत की भांति तीव्र सैन्य आक्रमण की रणनीति को पढ़ाया जाता है। यही नहीं, या इसमें लिखे, इसके अतिरिक्त लिखा है, इसके अतिरिक्त अमेरिकी सेना ने भी अनेक युद्धों के अवसर पर, यही नहीं, अमेरिकी सेना ने भी अनेक युद्धों के अवसर पर बाजीराव के इस रणनीति को अपनाया। कल भी बता ही दिए थे, इसको क्या कहा गया, ब्लिट्ज़क्रिग नाम दिया ब्रिटेन ने। एक पॉइंट लिखेगा, हालांकि बाजीराव की कुछ सीमाएं भी थी, हालांकि बाजीराव की कुछ सीमाएं भी थी। उसने ना तो राजनीतिक संस्थाओं को सुधारने का प्रयास किया, ऐसे लिखेगा, जो आप सीमाएं भी थी जो लिखेगा तो थोड़ा सा बाद में सुधार दीजिएगा, या एग्जाम में लिखेगा, कुछ सीमाओं का कुछ आरोप भी लगाया जाता है, आक्षेप लगाया जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने कोई राजनीतिक संस्थाओं को न तो सुधारने का प्रयत्न किया, लिखेगा, उसने न तो राजनीतिक संस्थाओं को सुधारने का प्रयत्न किया और न ही मराठों की लूटपाट की रणनीति को,
लूटपाट के रणनीति के स्थान पर, लूटपाट के रणनीति के स्थान पर वित्तीय स्थिरता का, वित्तीय स्थिरता का कोई अस्थायी उपाय, वित्तीय स्थिरता हेतु कोई अस्थायी उपाय। एक तो आपने किसी राजनीतिक संस्था, एक आरोप लगाया जाता है और कई कई हद तक सही है कि ये युद्ध में बहुत व्यस्त रहा, तो आपने क्या किया कि कोई अस्थायी कोई नहीं लाया। आप पता है आप लूटते इसलिए कि आपके पास संसाधन नहीं है, आपके जो क्षेत्र है ऐसे उतना फर्टाइल नहीं था शुरू में, तो आप क्या करते कि आप जो धीरे धीरे समय बीतता कि आप मैदानी क्षेत्र में आ गए, तो आप चौथ को और ज्यादा उदार बनाते। आपने नहीं किया ऐसा, इनकम नहीं तो प्रयास भी तो नहीं किए, असफलता है ये, आपने ये भी प्रयास नहीं किया। फिर एक और चीज, इसने एक और पॉइंट लिखेगा, जिस प्रकार से उसने, जिस प्रकार से बाजीराव ने मराठा संघ के अंतर्गत, मराठा संघ के अंतर्गत अन्य प्रमुख सरदारों को, अन्य प्रमुख सरदारों को उनके क्षेत्रों व सीमाओं का, उनके क्षेत्रों व सीमाओं का सीमांकन कर दिया, या निर्धारण लिखेगा, उनके क्षेत्रों एवं सीमाओं का निर्धारण कर दिया, उनके क्षेत्र एवं सीमाओं का निर्धारण कर दिया। वह कालांतर में, वह कालांतर में एकता नहीं अपितु, वो कालांतर में एकता नहीं अपितु विघटन के रूप में सामने आया। क्या अब लिखने से हिचकना मत भी, आपने क्या किया, ये अच्छा ही सोचा कि मराठा सरदार को अलग अलग शब्द दे देंगे तो बहुत खुश रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो ज्यादा क्या हुआ, ज्यादा वो अनुशासनहीन हो गया, लालची हो गया। बाकी चीज तो मैं बताने की जरूरत है नहीं इसके बारे में कि कितना अच्छा प्रेमी था, कितना अच्छा ये किया वो किया, वो सब तो भाई मैं बता ही चुका हूं। एक मेन जो है, एक टिप्पणी इससे आएगा, लिख लेना, लिख लो, टिप्पणी लिखो, खाली क्वेश्चन। बाजीराव के पास योजनाओं के लिए मस्तिष्क, बाजीराव के पास योजनाओं के लिए मस्तिष्क, योजनाओं के लिए मस्तिष्क और उसे क्रियान्वित करने के लिए हाथ थे। टिप्पणी करें। एक और क्वेश्चन लिखेगा, यदि सर रॉबर्ट वालपोल, रॉबर्ट वालपोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉप है, रॉबर्ट वालपोल, ये आएगा, डायरेक्ट आएगा आपके समय, आपके बाल बच्चों के समय आएगा जरूर। यदि रॉबर्ट वालपोल ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पद को अति इसको लिखेगा जो मैं लिखवा रहा हूं, अति प्रतिरोध सत्ता, प्रतिरोध सत्ता ब्रैकेट में लिखेगा अनचैलेंजेबल पोजीशन, अनचैलेंजेबल
पोजीशन, लिखना बेटा, चैलेंजेबल पोजीशन का केंद्र बना दिया, का केंद्र बना दिया ठीक उसी प्रकार बाजीराव ने ऐसे ही सत्ता का केंद्र मराठा राज में भी बना दिया। बाजीराव ने ऐसे ही सत्ता का केंद्र मराठा राज्य में भी बना दिया। टिप्पणी करे, टिप्पणी करे। कोई दिक्कत? हो जाएंगे। बाजीराव से कहीं आए, बालाजी विश्वनाथ से क्वेश्चन आके देखे। ये दोनों नए क्वेश्चन है, ये आए नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है जरा बताओ तो। मस्तिष्क सोचने के लिए है, और हाथ जो कौन लिख सकता है? भाई क्वेश्चन है, मैंने एक टिप्पणी दिया, सुनना सारे बच्चे। सवाल क्या है? सवाल यही तो है कि बाजीराव के पास सोचने हेतु, यही तो है, मस्तिष्क एवं उसे क्रियान्वित करने हेतु, क्या है? करने के लिए, एक जगह हेतु हो गया, हाथ थे, यही तो था। टिप्पणी करें। अब जरा बताओ, ये सब नए सवाल हैं। ये कह रहा है कि सोचने हेतु मस्तिष्क, तो मस्तिष्क का काम तो सोचना ही तो है। सामान्य तौर पर मस्तिष्क का काम क्या होता है? सोचना। ऐसा थोड़ी कि आप उस मस्तिष्क से खाना खाते हो, गाना गाते हो, सोचना काम है। तो भैया और भी तो लोग थे उस समय कि जो मराठा, भाई मुगल कमजोर हुआ, तो जब मुगल कमजोर हुआ, देखो एक तो गुण है इसमें, इसकी सबसे बड़ी मौलिकता, मैंने एक लाइन लिखवाया भी कि इसकी सबसे बड़ी मौलिकता यह है कि इसके पास योजनाओं की मौलिकता है, और उससे भी है कि उस योजनाओं को क्रियान्वित करना है, और वो क्रियान्वित कर रहा है, उसको परिणित कर रहा है अंतिम रूप से। अरे और भी तो लोग हैं कि मुगल कमजोर हो रहा है तो कोई उसका स्थान लेगा। अब कौन लेगा? किसी ने सोचा ही नहीं आगे बढ़कर। यह पहला व्यक्ति है जिसने सोचा कि इस जो राजनीतिक शून्यता है, उस शून्यता को भरेगा कोई ना कोई तो जरूर। मैं ही क्यों ना हो, ये मराठा ही क्यों ना हो। अब ये स्वप्न देखना शुरू किया, ये फिर से स्वप्न देखता है। ऐसा लगता है बार बार स्वप्न देखता है। तो जो महत्वाकांक्षी आदमी होता है वो खूब स्वप्न देखता है। वो हिटलर, नेपोलियन की तरह होता है कि एक जगह जीतने के बाद दूसरा जगह जीतता है, फिर तीसरा जीतता है। वो जीतना चाहता है कि नहीं? और जितना ज़्यादा इच्छा होगा उतना ज़्यादा महत्वाकांक्षा होगा आपके अंदर। और वो इच्छा जब प्रबल हो जाए तो तब जुनूनियत आता है, पागलपन, पाने की इच्छा। देखते नहीं किसी लड़के को इतनी मोहब्बत करता है कि वो खुद को मार लेता है। वो जुनूनियत है, पागल है, हालांकि मेंटल केस है। मतलब यार ऐसा भी जुनूनियत क्या, पागल हो जाएं। लेकिन ये क्या करोगे, ऐसा तो होता है। इसमें विशेषता है, कहता है कृष्णा से अटक तक हम निजाम को पराजित किया, हम पंजाब तक जाएंगे, और गया भी। इसका स्वप्न था उत्तर भारत पर राजनीतिक अधिकार करना। ये सोच रहा है, ये सोच रहा है कि ये जो मराठा सरदारों को केवल दिया गया था राजस्व वसूलने का अधिकार, अगर हम इन मराठा सरदारों को राजस्व के साथ साथ, सुनना ध्यान से, इनके क्षेत्र दे दिया जाए और सीमांकन कर दिया जाए, तो ये जितने भी सरदार हैं
चाहे पेशवा के अतिरिक्त होलकर, गायकवाड़, भोसले, सिंधिया, तो ये अपना विस्तार करेंगे क्षेत्र का। और प्रत्येक सरदार अपना अपना जब विस्तार करेगा तो एक समय आएगा कि हिंदुस्तान पे मराठों का राज्य होगा। ये सोच रहा है यार। वो बात अलग है कि बाद में जाकर वो एक साथ नहीं रह पाए, वो उनकी गलती थी। भाई आपको पिताजी ने भेजा तैयारी करने के लिए, पैसा दिया, मेहनत किया, और आप यहां आकर नहीं पढ़ाई करे तो अब थोड़ी पिताजी को कोई बोले अब मैं बोलता था, मैं बोलती थी, इसको मत भेजो, इसको मत भेजो, ऐसा बोलते हैं ना कई लोग। नहीं, गलत बात है। अरे वो तो पढ़ने आया। ये सोचना बहुत बड़ी बात है। ये सोचा और हाथ जीतने के लिए थे। किसी भी स्वप्न को पूरा करने के लिए क्या चाहिए आपको? जैसे स्वप्न पूरा करना है विद्यार्थी के तौर पे तो आपको कलम चाहिए। एक शासक को अगर उस स्वप्न को पूरा करना है तो उसके हाथ में तलवार चाहिए। ये कह रहा है कि पेन, बेटा तुम ही तलवार उठाओ। नहीं, तलवार चाहिए। तो कह रहा है कि इसे क्रियान्वित करने के लिए हाथ थे, और हाथ में क्या था? तलवार। ये घुड़सवारी अच्छा करता था। ये बहुत बड़ा सेनानायक था, कूटनीतिज्ञ था, और इतना बड़ा था कि निजाम को जब ये पराजित किया, पालखेरा का युद्ध आज भारत के इतिहास में एक ऐसा युद्ध है जितनी तेजी से वो गया कि निजाम अपना अस्त्र शस्त्र छोड़ के भाग गया। वो पालखेरा का युद्ध इतिहास बन गया, और एक ऐसा योद्धा से इसने पराजित किया और उसको चौथ देने पर बाध्य किया जो आप सोच नहीं सकते हो। अरे 25, 26, 27 साल का, 28 साल का व्यक्ति, और वह व्यक्ति एक शासक में उतना ज्यादा गुण भी अभी तो कुछ था भी नहीं, और वह व्यक्ति पराजित करता है, सोचो, निजाम को, जिसको मोहम्मद शाह रंगीला भी कुछ नहीं कर पाया। मुबारिज खां को भेजा 1724 में, और वो भी पराजित हो गया सकूर खेरा का युद्ध में। तो ये लिखना है आपको कि भैया सोचने कैसे सोचता है, ये दूरदर्शी भी है। वो बात अलग है कि कई बार आप दूरदर्शी होना चाहते हो और आप कोई निर्णय लेते हो, कई निर्णय आपके अनुकूल नहीं होता, तो कुछ लोग आप पे आरोप लगाएंगे कि आप तो दूरदर्शी हो गए। तो कोई बात नहीं है, हमारे पास अच्छे पॉइंट्स भी है इसके बारे में। तो दो, अब बताओ ना, 2 क्वेश्चन मैंने लिखवाया, और मैं बाजीराव के बारे में कुछ ना लिखवाता, कुछ ना समझाता, तो एग्जाम में तो सवाल नहीं बनेंगे। अभी कह रहा है कि जरा सोचना क्या बात है। ये कह रहा है कि बालपोल के समय, पहले ब्रिटेन में क्या था, मंत्री परिषद था, तो रानी जो होती थी या राजा जो शासक होते थे वही निर्णय लेता था, वही उसका निर्णय एक संविधान था। आज जो मंत्री परिषद था, 1688 के बाद संसदीय व्यवस्था स्थापित हुई ब्रिटेन के अंदर, और ब्रिटेन के अंदर जब संसदीय व्यवस्था स्थापित हुई तो वहां प्रधानमंत्री का भी आ गया सब जमाना धीरे धीरे। लेकिन प्रधानमंत्री पहले क्या था, कठपुतली था, लेकिन वालपोल के बाद प्रधानमंत्री एक मजबूत सत्ता के केंद्र के रूप में उभरा, और अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री मजबूत का जो पद है मजबूत होता गया, और धीरे धीरे क्या है, सारे शक्ति का स्रोत जो शासक है वहां का, ब्रिटेन का, वही है, लेकिन उपभोग कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। ठीक उसी प्रकार भारत के अंदर देखो, इंडिया का वर्ल्ड से जोड़ लिए तुम, भारत के अंदर मराठा छत्रपति मेन है, साहू प्रमुख है, लेकिन साहू के समय जो प्रतिष्ठा प्राप्त किया पेशवा, वो सत्ता का केंद्र बन गया। लेकिन आप यहां एक लाइन बताना कि साहू के काल में जो बाजीराव को जो प्रतिष्ठा मिला, वो पेशवा होते हुए भी सत्ता का सारा उपभोग कर रहा है। शायद उसका एक कारण यह भी था कि बालाजी विश्वनाथ ने वो बैकग्राउंड तैयार किया था। वो लाइन जरूर लिखना। और इसने बालाजी विश्वनाथ के अंतर्गत जो शिक्षा दीक्षा हो या सैनिक दाव पेच हो, कूटनीतिज्ञ है, ये तो वो जो काम किया था, चाहे वो सेना करते के रूप में हो या पेशवा के रूप में, बालाजी विश्वनाथ ने, वो भी एक कारण था कि पेशवा के पद को इतनी गरिमा मिली।
लेकिन हाँ, उस गरिमा को अगर इस मुकाम तक पहुंचाया तो व्यक्ति था बाजीराव, और इसका पुत्र बालाजी बाजीराव ने भी उसको और ऊंचाइयों पे पहुंचाने का काम किया। तो सहमत तो हो जाना आप, लेकिन सहमत के साथ साथ वो 2 पॉइंट जरूर आगे और पीछे पे जोड़ देना। और तभी तो 1750 में के पहले, जब 1749 में मरता है साहू, तो मरने के पहले उसको वहां तक ले जाना। वो जब वसीयत लिखता है तो वहां भी दिखता है कि बाजीराव और उसके पुत्र ने किस प्रकार से पेशवा के पद को मजबूत बनाया। तो सहमत हो जाना, यहां पे कोई टेंशन नहीं। तो ऐसे सवाल बनाने हैं। अब हम लोग जब इससे आगे देखेंगे, जब आएगा, तो जैसे आंग्ल मराठा, तो यहां गौर करना, वहां से सवाल बनते हैं टिप्पणी। या मैं तो यहां से भी टिप्पणी निकाल दिया, कभी आया है यहां से खोल के देखना, लेकिन आएगा तो 2-3 जो स्टेटमेंट बोला गया, 5 स्टेटमेंट वही आएगा। नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कौन सा जा रहा है। और मैं जितना समझाया उतना बस अच्छा, क्वेश्चन तो लिख के, अब तो खुल गया ऑफलाइन, अब तो क्वेश्चन ले आओ लिख कर, थोड़ा एहसान कर दो। मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूं कि भाई आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप मुझे दिखा रहे हैं। कुछ उम्मीद है? एक ही क्वेश्चन। अब देखिए, आंग्ल मैसूर युद्ध हम लोग देखेंगे। इसमें पहला कब है? 1700, ठीक है ना, कि 72 है? 1803 से 5, 1817 to 18। अब यहां पे एक युद्ध देखेंगे, यहां पे एक संधि देखेंगे हम लोग। बेसिन की संधि हुई थी 1782 में। बेसिन की संधि, सॉरी बेसिन कह रहे हैं, सलवाई, मैसूर लिख दिए। चलिए, मराठा लिखा गया जल्दी में। देखिए, और 1802 में याद रखिएगा, जो प्री में पूछेगा ये, और मेंस में भी पूछता है, ऑप्शनल में यही पूछेगा आपसे, 1 और 2। यहां पूछेगा, एक युद्ध हुआ था जो आप भीमा कोरेगांव का युद्ध, भीमा कोरेगांव, ये हमेशा चर्चा में है। भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ था, बताएंगे। ये भीमा कोरेगांव का जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ था, ये ब्रिटिश का था, मराठों का। लेकिन ब्रिटिश और मराठों के युद्ध में ही जो दलित थे, महार जाति के दलित ने, उसने सपोर्ट किया ब्रिटिश का, ब्रिटिश जीत गए। तो आज भी भीमा कोरेगांव, भीमा नदी है, और भीमा कोरेगांव का जो क्षेत्र है, वहां पे आज भी ये जो महार जाति है अपने विजयी उत्सव मनाते हैं। तो मराठा जो है वो विरोध करता है, मराठों और पेशवाओं का जो समर्थक है, पेशवा का समर्थक विरोध करता है। पेशवा ब्राह्मण थे, तो वो लोग कहता है कि हमने जो युद्ध किया ब्रिटिश के विरुद्ध, उसको राष्ट्रवादी कहता है, और इन्हें कहता है गैर राष्ट्रवादी, देशद्रोही। जबकि सच ये है कि जब आप पढ़ोगे तो इन दलितों का शोषण हो रहा था, इन्हें दबाया जा रहा था, इन्हें अधिकार नहीं थे। तो वो ऐसा मानते हैं, अंबेडकर के जो सपोर्टर है वो मानते हैं अपने आप को कि बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप को मानते हैं क्या, वो कहते क्या है कि मैं मराठा का जो है प्रतिनिधि पेशवा, तो पेशवा अपने आप को कहते हैं कि मैं तो अंग्रेज के विरुद्ध लड़ रहा था, और मैं जब अंग्रेज के विरुद्ध लड़ रहा था इसका मतलब मैं तो देशभक्त हूं। और दलित जो कहते हैं कि भैया देखो मेरा शोषण हो रहा था, मैंने तो ब्रिटिश का साथ दिया, तो इसी पे विवाद होता है। तो ये आपके जो क्वेश्चन है ये टिप्पणी। दूसरी बात बता रहे, नया ट्रेंड होगा तो क्या होगा। तो क्वेश्चन आया कि जब मराठा लड़े थे सबसे पहले
आंग्ल मराठा युद्ध। तो मराठा पहली बार जब लड़े, जब पहला युद्ध लड़े ब्रिटिश के विरुद्ध, तो ब्रिटिश की स्थिति सबसे खराब थी। यानी ब्रिटिश ने जो पहला युद्ध लड़ा मराठों के अगेंस्ट, वो अपने जीवन का सबसे बुरे वक्त में। कैसे, ये भी सवाल है, कल देखेंगे। अभी अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हो रहा है, 1776 में खो दिया अमेरिका। उधर हैदर भी तैयार है और मराठा भी है, निजाम भी एक शक्ति है। अब इन परिस्थितियों में ये युद्ध होता है और किस प्रकार से सारी चीजें होती है, तो आपको तो पढ़ के आना नहीं है किताब वगैरह, एक एहसान कर दो। आप देखिएगा, किताब पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी 12th की, और पलासी से विभाजन तक अगर आप चाहते हो तो उसको देखना। तो कल मिलते हैं। बाकी देखो क्या है, कोई समस्या है तो जितने बच्चे हैं आप जो है, मैं पहले ही बताया, आप जो है नंबर नीचे दिया हुआ है, फ़ोन करो, मैसेज करो, पूछो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो आप पूछिए। कल हम लोग देखेंगे आंग्ल मराठा संबंध, और फिर देखेंगे आगे एक बहुत खूबसूरत टॉपिक है। और जब सब टॉपिक होगा तब आपका क्वेश्चन आएगा कि संजोग था या सुनिए जीत। जब सब देखने के बाद पता चलेगा। फिर रंजीत सिंह को देखेंगे, अभी पंजाब में चुनाव भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंडे से प्री लेवल प्री का भी क्लास चलेगी आपकी। बाय एंड टेक केयर।